Hello friends, welcome to Study in Gurukulam. This is for UPSC, PCS, SSC, CGL, CDS and all other competitive exams. आज मैं नई सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री की। इसमें मैं इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री के सारे सिलेबस को कवर करूंगी स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक। इसको मैंने चैप्टर वाइज डिवाइड कर दिया है, चैप्टर 1, 2, 3 ऐसे हम लोग पढ़ेंगे, ओके। और इसमें मैंने एनसीईआरटी प्लस स्पेक्ट्रम को कवर किया हुआ है। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे और नोट्स बना लेंगे तो फिर आपको कोई भी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें, ओके। तो आइए स्टार्ट करते हैं इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री में। सबसे पहले क्या हुआ था, एडवेंट ऑफ द यूरोपियन, यूरोपीय शक्तियां इंडिया में कैसे प्रवेश की थी और उनका इंडिया में क्या प्रभाव था उसकी चर्चा करेंगे हम। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन सी यूरोपीय शक्तियां थी उस टाइम, ओके। सबसे पहली जो यूरोपीय शक्ति आई थी भारत में वो थी पुर्तगीज जो आए थे 1498 में। नेक्स्ट थी इंग्लिश, ब्रिटिशर्स जो थे वो 1600 में भारत आए हुए थे। फिर थर्ड नंबर पे थी डच जो नीदरलैंड से आए हुए थे 1602 ईस्वी में। नेक्स्ट डेन्स थी 1616 में। और लास्ट जो थी वो फ्रेंच शक्ति थी 1664 में, ये इंडिया आई हुई थी, ओके। तो आइए एक एक करके हम इनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले पुर्तगीज की बात करेंगे, पुर्तगालियों के बारे में बात करेंगे। तो आपने ये पढ़ा होगा कि वास्को डी गामा ने 17 मई 1498 को 1498 को भारत की खोज की थी। वो अफ्रीका का जो साउथ अफ्रीका है, केप ऑफ गुड होप, आप देखेंगे साउथ अफ्रीका के जो कैपिटल है नीचे है एकदम लास्ट में, वहां से होते वो इंडिया पहुंचे थे कालीकट पर। और वहां उस टाइम के जो राजा थे कालीकट के, जैमुरीन, उन्होंने उनका स्वागत किया था और उनको ट्रेडिंग के लिए वहां पर अनुमति दे दी थी कि आप यहाँ व्यापार कर सकते हैं, ओके। जब वो इंडिया आए हुए थे वास्को डी गामा, तो उन्होंने भारतीय इतिहास की दिशा को बहुत ही गहरे रूप से प्रभावित किया था, क्योंकि उन्हीं को देखकर, उन्हीं के आकर्षण से और भी यूरोपीय शक्तियां भारत आने लगी। जब भारत का पता चल गया तो और भी यूरोपीय शक्तियां भारत में धीरे धीरे आने लगी थी, ओके। जब वो पुर्तगाली जो अपना व्यापार करना स्टार्ट कर दिया इंडिया में, तो उन्होंने सबसे पहले अपना जो ट्रेडिंग स्टेशन वो सबसे पहले कोचीन में खोला था। उसके बाद वो कालीकट, कैन्नानौर, इस तरह से अपने ट्रेडिंग स्टेशन खोलते गए और व्यापार करते गए। जब पुर्तगाली जो है इंडिया आए हुए थे तो उनका जो मेन मोटो था वो ये था कि वो व्यापार तो कर रहे थे, व्यापार करने आए थे, लेकिन उनका एक छुपा हुआ एजेंडा था कि वो ईसाई धर्म का प्रचार करें इंडिया में, ओके। वो ईसाई धर्म का प्रचार करना चाहते थे और लोगों का धर्म परिवर्तन करवाना चाहते थे कि वो ईसाई धर्म में परिवर्तित हो जाएं। इसका एक मेन रीजन ये भी था क्योंकि वो चाहते थे कि अरब जो ट्रेडर्स थे उस टाइम तक, अरब ट्रेडर्स भी हमारे इंडिया में बहुत सक्रिय थे, वो इंडिया से बहुत अच्छे से ट्रेडिंग करते थे, काफी उनका प्रभाव था इंडिया में। तो वो अरब ट्रेडर्स को भगाना चाहते थे जिससे उनको ट्रेडिंग में भी बहुत ज्यादा लाभ मिले, क्योंकि इससे तो शेयरिंग हो जाती है। अगर कई लोग ट्रेड कर रहे हैं एक ही जगह तो शेयरिंग हो जाएगी, अगर उनको हटा देंगे और एक ही लोग ट्रेडिंग करेंगे तो उनको ज्यादा लाभ मिलेगा। तो उनका ये एक छिपाया हुआ एजेंडा ये भी था, ओके। तो फिर क्या हुआ कि कोचीन में जो है उन्होंने कैपिटल बनाया अपना। उसके बाद में कुछ दिनों बाद उन्होंने गोवा बना दिया कैपिटल, रिप्लेस कर दिया कोचीन से गोवा को, ओके। उसके बाद देखिए क्या होता है, 1505 में पुर्तगीज के जो पहले गवर्नर बनते हैं उनका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को पुर्तगीज का पहला गवर्नर बनाया जाता है और इनका टेन्योर जो था वो 1505 से 1509 ईस्वी तक था, ओके। ये पहले गवर्नर थे और इन्होंने एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस की थी जिसका नाम था द पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर, ओके। इसमें क्या होता था कि ये फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ये कहते थे कि अगर हमारी नेवी बहुत स्ट्रांग होगी तो हम किसी भी शक्तियों को, अरब ट्रेडर्स को या फिर जो और भी यूरोपीय शक्तियां आती थी वो उनको नेवी से हटा देते थे। मतलब वहां युद्ध करते थे नेवी में, उनके जो उनकी नाव थी उन पर हमला कर देते थे और उनको बाहर कर देते थे जिससे वो इंडिया न आ सकें, ओके। लूट मार करते थे, डकैती करते थे, इस तरह की चीजें करते थे कि वो इंडिया में आकर व्यापार न कर सकें। तो उनकी ये पॉलिसी थी। और उन्होंने एक चीज कही थी जो बहुत ही अच्छी लाइन थी, उन्होंने बताया उस टाइम उनका जो विचार था ये था कि एज लॉन्ग एज यू मे बी पावरफुल एट सी यू विल होल्ड इंडिया एज योर्स। मतलब आप सी में जितने, समुद्र में आप जितने स्ट्रांग रहेंगे आप इंडिया को उतनी अच्छी तरह होल्ड कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं, उतने अच्छे से व्यापार कर सकते हैं। एंड इफ यू डोंट पॉजेस दिस पावर, अगर आप इस पावर का इस्तेमाल नहीं करते हैं, लिटिल विल अवेल यू अ फोर्ट्रेस ऑन शोर, तो आपके पास कुछ नहीं होगा बजाय एक बीच पर, किनारे पर फोर्ट्रेस के, ओके। तो ये चीजें थी जो उनका उस टाइम का मोटो था, उनकी पॉलिसी ये थी। फिर क्या होता है देखिए, 1509 में एक नए गवर्नर चुने जाते हैं। सेकंड गवर्नर थे वो पुर्तगालियों के अल्फोंसो डे अल्बुकरेक, ओके। ये इनका जो टेन्योर था वो 1509 से 1515 तक का था, ठीक है।
तो देखिए ये आप पूरा नोट्स बनाते जाइए जिससे आपको सारी क्लैरिटी होती जाए कि फर्स्ट गवर्नर कौन थे, उनकी पॉलिसी क्या थी, देन नेक्स्ट सेकंड गवर्नर कौन थे और उनकी पॉलिसी क्या थी। ओके, तो जो अल्फोंसो डी अल्बुकरेक थे सेकंड गवर्नर, उनकी पॉलिसी थी कि द पॉलिसी ऑफ इंपीरियलिज्म, मतलब वो औपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद का विस्तार करना चाहते थे। उन्होंने ही गोवा को छीना था, गोवा युद्ध करके गोवा को अपने कब्जे में कर लिया था और गोवा को अपना कैपिटल बना दिया था। ओके, फिर आए निन्नो दा कुन्हा। ओके, 1529 से 1538 के में जो गवर्नर थे उस टाइम पुर्तगाल के, वो थे निन्नो दा कुन्हा। इन्होंने ट्रांसफर किया कोचीन से गोवा 1530 में। ओके, तो ये पुर्तगालियों का पूरा कह सकते हैं कि जो इंडिया में वो कैसे प्रवेश किए, उसके बाद उनके ट्रेडिंग स्टेशन कहाँ थे, फिर कौन कौन से गवर्नर थे। लेकिन पुर्तगालियों का उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ सका इंडिया में, क्योंकि उस टाइम तक बहुत सारी यूरोपियन पावर और भी आ चुकी थी, जैसे कि डच आ गई थी, इंग्लिश आ गई थी, और इंग्लिश वॉज मोर पावरफुल देन पुर्तगाल। ओके, तो देखिए पुर्तगालियों के पतन का क्या कारण था, उनके डिक्लाइन का मेन कॉज क्या था, इसकी हम चर्चा करते हैं। देखिए ब्राजील की खोज हुई थी उस टाइम नई नई, तो ब्राजील की खोज के बाद उनका भारत की ओर से ध्यान कम हो गया था। जो मेन कारण ये भी था कि ब्राजील की खोज होने के बाद वो चाहते थे कि वो अपनी कॉलोनी वहाँ बसाएं ब्राजील में, तो उनका यहाँ से ध्यान खत्म हो गया था, बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। और दूसरा एक रीज़न ये था कि उनके जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो था उनका पुर्तगालियों का, उसमें जो ऑफिसर थे जो काम करते थे वो लोग बहुत ही ज़्यादा कहते हैं कि जैसे करप्शन उनमें बहुत ज़्यादा था। वो लोग बहुत करप्शन करते थे, अपने में ही सोचते थे कि पैसे रख, वो कंपनी पर उतना ध्यान नहीं देते थे कि कंपनी को आगे बढ़ाएं, वो खुद को आगे बढ़ाने में लगे रहते थे, जिससे कंपनी धीरे धीरे डिक्लाइन होती गई वहाँ की। ओके, और तीसरा एक रीज़न ये था कि उन्होंने डकैती और लूट मार को अपनी नीति का भाग बना लिया। उनकी जो पॉलिसी थी ये थी कि डकैती करो, लूट मार करो, दूसरों पर ज़्यादा ध्यान देते थे, खुद पर ध्यान नहीं देते थे। खुद को आगे बढ़ाने के चक्कर में वो डकैती और लूट मार का उपयोग करते थे, जो सक्सेस नहीं हुआ। और फोर्थ रीज़न ये था, जो मेन रीज़न था, जिसे कह सकते हैं कि इंग्लिश और डच के तुलना में पुर्तगाली उतने आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से भी इतने समर्थ नहीं थे कि वो उनका मुकाबला कर सके, उनसे कंपटीशन कर सकें। ओके, तो ये कुछ रीज़न थे जिससे पुर्तगालियों का जो डिक्लाइनेशन कहते हैं वो होता चला गया और धीरे धीरे वो एक गायब भी हो गए। अब अगर आज की डेट में आप देखें तो अगर आप गोवा में जाएंगे, क्योंकि पुर्तगालियों का जो मेन सेंटर था वो गोवा था, तो गोवा में आपको बड़े बड़े चर्च मिलेंगे जो पुर्तगालियों ने बनवाए हुए थे। कुछ कॉलोनी मिल जाएंगी आपको थोड़ी मोड़ी, तो वो पुर्तगालियों की थी, और ज़्यादा कुछ आपको देखने को नहीं मिलेगा कि पुर्तगालियों ने कुछ बनवाया हुआ। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम। नेक्स्ट जो यूरोपीय पावर थी वो थी डच। ओके, पुर्तगालियों के बाद जो इंडिया में आई थी, पुर्तगालियों के बाद इंडिया में सबसे पहले जो है वो आई थी, इंग्लिश आई थी 1600 में, 1600 के बाद डच आई थी 1602 में। ओके, तो इसमें क्या हुआ था कि डच पार्लियामेंट, नीदरलैंड में जो पार्लियामेंट था वहाँ से उनको अनुमति मिल गई, चार्टर मिल गया कि आप वहाँ इंडिया में जाइए और व्यापार करिए, ट्रेड करिए। तो वो 1602 ईस्वी में मार्च 1602 को इंडिया आए और एक अपनी कंपनी का फॉर्मेशन किया। ओके, उसके बाद उन्होंने फैक्ट्री स्थापित की मसूलीपट्टनम में, पुलिकट में और सूरत में। इस तरह से उन्होंने कई जगहों पर अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश की और इंडिया से वो ट्रेड करने लगे। उसके बाद डच ने जो है पुर्तगीज को रिप्लेस कर दिया, क्योंकि डच, जैसे मैंने बताया कि पुर्तगाल जो है वो डच से कम्पीट नहीं कर पाई थी। डच ने पुर्तगाल को रिप्लेस किया और एक डोमिनेंट पावर के रूप में, उभरते हुए शक्ति के रूप में अपने आप को स्थापित किया। ओके, और पुलिकत जो था वो 1690 तक उसका मेन सेंटर था। डच का जो मेन सेंटर था वो पुलिकट था, ठीक है, लेकिन बाद में उसे रिप्लेस कर दिया गया नेगापट्टनम से। नेगापट्टनम बाद में उनका मेन सेंटर बन गया। डच जो थे उस टाइम बहुत पावरफुल हो रहे थे धीरे धीरे, लेकिन जब इंग्लिश आ गया था, ब्रिटिशर्स आ गए थे, तो ब्रिटिशर्स वाज मोर पावरफुल देन डच। ओके, तो डच के साथ ब्रिटिशर्स की एक लड़ाई भी हुई थी जिसे एंग्लो डच वार भी कहते हैं, और उस बैटल का नाम था बैटल ऑफ बद्रेन, जो 1759 में हुआ था, जिसमें डच को बहुत बुरी तरह हरा दिया था इंग्लिश ने, और तब से डच का जो प्रभाव इंडिया में बहुत कम हो गया था। मीन्स वो कुछ भी नहीं थे, अब धीरे धीरे ब्रिटिशर्स का प्रभाव बढ़ता जा रहा था। ओके, तो ये डच का भी डिक्लाइनेशन का यही रीज़न था कि उनके पास बहुत ज़्यादा जो है आर्थिक रूप से वो भी मजबूत नहीं थे, और ब्रिटिशर्स के सामने वो कुछ भी नहीं थे, वो उनसे कम्पीट नहीं कर सकते थे। और जो हमारे उस टाइम के राजा हुआ करते थे, जैसे मराठा थे, जो शक्तियाँ थी, मुगल थे, वो उनके साथ भी लड़ाइयाँ होती रहती थी, तो वो उनसे कम्पीट नहीं कर पा रहे थे। तो धीरे धीरे इनका भी डिक्लाइनेशन होता गया। ओके, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट,
इंग्लिश कैसे आए इंडिया में, उन्होंने कैसे अब फैक्ट्री बनाई, फिर कैसे एडमिनिस्ट्रेटिव इंडिया के पॉलिटिक्स में कैसे उन्होंने दखलंदाजी की, फिर कैसे हमें 200 सालों तक गुलाम बनाए रखा, हम इसकी चर्चा करेंगे इसमें। देखिए, सबसे पहले जो इंग्लिश मैन आए थे इंडिया में उनका नाम था मिडन हॉल। ओके, ये चीज़ याद रखिए, वो एक मर्चेंट एडवेंचरर थे, वो व्यापारी थे, इंग्लिश के ब्रिटिश के व्यापारी थे वो इंडिया आए हुए थे 1599 में। ओके, उसके बाद वहाँ से जो ब्रिटेन की महारानी थी वहाँ उन्होंने एक चार्टर पास किया, अध्यादेश पास किया, महारानी एलिजाबेथ थी उस टाइम, चार्टर पास किया कि आप इंडिया में जाइए और वहाँ आप व्यापार करिए, ट्रेडिंग करिए। लेकिन ये चार्टर सिर्फ 15 सालों के लिए था, लेकिन बाद में उन्होंने इसको 1609 में उन्होंने इसको अनिश्चित काल के लिए, अनलिमिटेड टाइम के लिए इसको बढ़ा दिया कि आप इंडिया में मतलब अब कोई इसका निश्चित टाइम नहीं है, आप हमेशा व्यापार कर सकते हैं इंडिया में। ओके, तो उन्होंने एक कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को फॉर्म किया 1600 में। फिर देखिए क्या होता है, फिर जो उस टाइम के मुगल बादशाह थे, 1609 में मुगल बादशाह थे जहांगीर, तो कैप्टन विलियम हॉकिंस, ब्रिटिशर्स की तरफ से एक कैप्टन आते हैं विलियम हॉकिंस जिनका नाम था, वो जहांगीर के दरबार में जाते हैं आगरा में उस टाइम। ओके, और उनसे परमिशन लेते हैं कि वो सूरत में फैक्ट्री खोलना चाहते हैं। लेकिन उस टाइम क्या होता है कि पुर्तगालियों का जहांगीर से बहुत अच्छा संबंध रहता है, तो पुर्तगालियों की एक कह सकते हैं कूटनीतिक चाल रहती है, वो वहां से जहांगीर इजाजत नहीं देते हैं विलियम हॉकिंस को कि आप फैक्ट्री खोलें सूरत में। उसके बाद क्या होता है कि पुर्तगालियों को इंग्लिश जो होती है, इंग्लिश सेना जो होती है पुर्तगालियों की इस नौसेना को बहुत बुरी तरह से डिफीट कर देती है, जिससे जहांगीर बहुत खुश होते हैं और उनको परमिशन दे देते हैं कि आप सूरत में फैक्ट्री खोलिए। तो 1613 ईस्वी में सूरत में फैक्ट्री खोलते हैं इंग्लिश। उसके बाद 1690 में जॉब चार्नोक ने एक फैक्ट्री स्टैब्लिश की सूतानाती में। सूतानाती एक जगह थी वेस्ट बंगाल में, वहां पर उन्होंने एक इंग्लिश फैक्ट्री स्टैब्लिश की। फिर उसके बाद उन्होंने सूतानाती, कालीकटा और गोविंदपुर, ये तीनों का नाम आप याद रखिए, सूतानाती, कालीकटा एंड गोविंदपुर की उन्होंने जमींदारी ले ली। ओके, जमींदारी ले ली कि वो वहां से मतलब जमींदारी करेंगे उसकी, वहां से उसका टैक्स लेंगे लोगों से। ठीक है, उसके बाद यही तीनों सिटी जो थी सूतानाती, कालीकटा एंड गोविंदपुर, ये एक कलकत्ता सिटी के रूप में विकसित हुई। अब इसी को मिला के हम कलकत्ता कहते हैं, जो आज का कोलकाता है। फिर क्या होता है कि सूतानाती जो था वहां पर उन्होंने एक फोर्ट बनाना शुरू किया, किलेबंदी करनी शुरू की 1696 में, और उसका नाम दिया फोर्ट विलियम इन 1700 में। ओके, तो ये इंग्लिश का पूरा था कि उन्होंने कैसे कैसे स्टार्ट किया और कहाँ तक गए वो। अब हम बात करते हैं फ्रेंच की। ओके, देखिए, फ्रेंच भी कह सकते हैं कि इंग्लिश के बाद जो सबसे मोर पावरफुल था वो फ्रेंच ही था, क्योंकि फ्रेंच से इंग्लिश की बहुत ज़्यादा वॉर हुआ था, 3 वॉर हुआ था, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। देखिए, फ्रेंच कैसे आए थे इंडिया। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, ये भी ट्रेडिंग करने के लिए ही इंडिया आए हुए थे। कोलबर्ट, ये इनका एक वो थे, इनके एक व्यक्ति आए थे फ्रेंच से जिनका नाम था कोलबर्ट। उन्होंने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी 1664 में। पहली फैक्ट्री इन्होंने सूरत में स्टैब्लिश की थी बाई फ्रैंकोइस कैर्नोन इन 1668 में। 1668 में फ्रैंकोइस कैर्नोन ने सूरत में पहली फैक्ट्री स्टैब्लिश की। फिर उसके बाद उन्होंने 1669 में मसूलीपट्टनम में फैक्ट्री स्टैब्लिश की। उसके बाद जो इनके मेन जो गवर्नर थे, फ्रेंच गवर्नर, बहुत ही पावरफुल गवर्नर माने जाते थे, उनका नाम था ड्यूप्लेक्स। वो इंडिया आते हैं 1742 में। उसके बाद से स्टार्ट होता है एंग्लो फ्रेंच कॉन्फ्लिक्ट, जिसे कार्नेटिक वार के नाम से जाना जाता है। ओके, तो आइए देखते हैं क्या होता है उसमें। देखिए, एंग्लो फ्रेंच कॉन्फ्लिक्ट या कार्नेटिक वार, कार्नेटिक एक्चुअल में हिंदी में उसे कर्नाटक कहते हैं, जो फ्रेंच वाले थे वो कर्नाटक को कार्नेटिक कहते थे। ठीक है, तो इसे कार्नेटिक वार कहते हैं। फर्स्ट एंग्लो फ्रेंच वार जो हुआ था वो 1746 से 1748 के बीच में हुआ था। इसमें इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में वार हुआ था। उन्होंने मराठा को, जो फ्रेंच थे, उन्होंने मराठा को चारों तरफ से घेर लिया था, मद्रास को चारों तरफ से घेर लिया था। उसके बाद उन्होंने वार किया इंग्लिश के साथ, जिसमें इंग्लिश की बुरी तरह से हार हुई और फ्रेंच जो है वो डुप्लेक्स के अंडर में, डुप्लेक्स जो उनके गवर्नर थे, डुप्लेक्स के अंडर में वो जीत जाते हैं। ठीक है, फ्रेंच जीत जाते हैं पहले वार में। ये याद रखिए कि फर्स्ट एंग्लो फ्रेंच वार में फ्रेंच जीतते हैं। ओके, फिर एक ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ एक्स ला चैपेल 1748 में। उस ट्रीटी में क्या होता है कि वो उस वार का एंड हो जाता है।
देखिए इसका एक रीजन और है वॉर होने का फ्रेंच एंग्लो में, क्योंकि उस टाइम जो ऑस्ट्रिया वार चल रहा था, ऑस्ट्रिया जो हमारा एक कंट्री है, ऑस्ट्रिया में उस टाइम वार चल रहा था, उसमें फ्रेंच और इंग्लिश जो थे, ब्रिटिशर्स और फ्रेंच में लड़ाई हो रही थी, वहां पर लड़ाई हो रही थी और यहाँ भी इन्होंने लड़ाई स्टार्ट कर दी आपस में। जब वहां का वार एंड हुआ, ऑस्ट्रिया वार एंड हुआ, तो यहाँ पर भी इन्होंने वार को एंड कर दिया, खत्म कर दिया कि चलो अब वहां पर वार खत्म हो गया तो यहाँ पर भी वार खत्म कर देते हैं और एक ट्रीटी कर लेते हैं जिसका नाम होता है ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपल 1748 में, ये याद रखिए। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या होता है, ये भी कह सकते हैं कि ये सक्सेसफुल नहीं होती है ट्रीटी, इसके बाद भी इनका मन नहीं भरता और ये फिर से वॉर करना स्टार्ट करते हैं, सेकेंड एंग्लो वॉर जिसे कहते हैं, सेकेंड एंग्लो फ्रेंच वॉर। ये 1749 से 1754 के बीच तक चलती है। इसमें क्या होता है, ड्यूप्लेक्स जो फ्रेंच के गवर्नर रहते हैं वो हैदराबाद के निजाम और कर्नाटक के जो राजा रहते हैं, हैदराबाद के निजाम मुजफ्फर जंग और कर्नाटक के राजा चंदा साहिब, ठीक है, इनको अपनी तरफ मिला लेते हैं और एक लड़ाई करते हैं इंग्लिश से, ब्रिटिशर से। लेकिन इसमें उल्टा हो जाता है, वे जीत नहीं पाते और रॉबर्ट क्लाइव जो इंग्लिश के वो रहते हैं, सेनापति रहते हैं, वो बहुत अच्छे से जीत जाते हैं और फ्रेंच को बहुत बुरी तरह से हरा देते हैं। ठीक है, तो सेकेंड एंग्लो फ्रेंच वॉर में ब्रिटिशर्स की जीत होती है और इसमें भी एक ट्रीटी होती है जिसका नाम होता है ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी। ठीक है, इसे ट्रीटी बाई गोदेहू भी कहते हैं क्योंकि उस टाइम तक डिप्लेक्स चले जाते हैं और एक नए गवर्नर आते हैं जिनका नाम था गोदेहू, फ्रेंच गवर्नर थे। ठीक है, इनके बीच में ट्रीटी होती है और ये अपना जो जीता हुआ राज रहता है वो वापस कर देते हैं एक दूसरे को। ठीक है, तो ये युद्ध यहीं पे खत्म होता है, सेकंड वाला। अब हम थर्ड की बात करते हैं। थर्ड एंग्लो फ्रेंच वॉर 1758 से 1763 तक चलता है। कहते हैं कि दूसरी जो सेकंड वॉर हुआ था, जो ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी हुआ था, ये असफल साबित हो जाता है, ये सफल नहीं होता, जिससे थर्ड एंग्लो फ्रेंच वॉर इनको करना पड़ता है और इसमें भी फ्रेंच की बहुत बुरी तरह से हार होती है। वेंडी वाश में युद्ध हुआ रहता है 1760 में और फ्रेंच बुरी तरह पराजित हो जाता है और ये एक डिसीजिव डिफीट था, जैसे कहते हैं ना किसी भी डिसीजन पे चले जाना, परिणाम निकल आना, तो ये एक परिणामक जीत थी इंग्लिश की और फ्रेंच की परिणामक हार थी। इसके बाद से कोई युद्ध नहीं होता और फ्रेंच और इंग्लिश में एक संधि हो जाती है जिसे ट्रीटी ऑफ पेरिस कहते हैं 1763 में, और ये थर्ड एंड फाइनल एंग्लो फ्रेंच वार रहती है। ठीक है, तो ये वार यहीं पर खत्म होता है। कैसे खत्म होता है? ट्रीटी ऑफ पेरिस से 1763 में। ठीक है, उसके बाद से इनके बीच कोई भी वॉर नहीं होता, कोई लड़ाइयां नहीं होती, आप खुशी खुशी रहते हैं। ठीक है, तो ये था पूरा स्टार्टिंग का कि उन्होंने यूरोपियन पावर को कैसे हटाया। ब्रिटिशर्स जो बहुत दिन तक कब्जा किए रहे, उन्होंने पहले यूरोपियन पावर को हटाना शुरू किया, उसके बाद वो आते हैं इंडियन स्टेट पर, इंडिया के स्टेट पर, जैसे बंगाल, मैसूर, मराठा। इसकी हम आगे चर्चा करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। ओके, तो ये मैंने आपको बताया, इसको आप अच्छे से देखिए वीडियो और नोट्स बना सकते हैं, बना लीजिए। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए जिससे आपको अपडेट्स मिलते रहें। ओके, और भी मैं सीरीज लाऊंगी, आप देखते रहिए मेरे चैनल को और प्लीज लाइक करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। ओके, थैंक यू, गुड लक।